स्टूडेंट्स, क्विक रिवीजन सीरीज की एक और धमाकेदार वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अपनी क्विक रिवीजन सीरीज, जहां हम एक ही वीडियो में अपना कंप्लीट चैप्टर करते हैं 20 मिनट्स में। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना न्यू चैप्टर डिस्कस करने वाली हूँ। इस चैप्टर को मैंने एक वीडियो में ना शूट करके 2 वीडियो में डिस्कस किया है, क्योंकि ये चैप्टर काफी लेंथी है और वो एक वीडियो में 20 मिनट्स में कंप्लीट नहीं हो सकता। तो हम आज पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में सेंटर ऑफ मास एंड काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशन मोशन। रोटेशन मोशन हम दो तरह से पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशन मोशन एंड डायनामिक्स। और डायनामिक्स जो है रोटेशन मोशन की, वो काफी लेंथी है, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। आज सिर्फ और सिर्फ काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। तो देखो, जैसे अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? देखो, जब हमारी कोई ऑब्जेक्ट होती है तो वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती है। तो एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर हमारी ऑब्जेक्ट का टोटल मास कॉन्सेंट्रेट होता है। क्या होता है? टोटल मास जो होता है हमारी ऑब्जेक्ट का कॉन्सेंट्रेट होता है, और उस पॉइंट को हम ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। तो सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेयर एंटायर मास इज कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास डिफाइन करना होता है तो हम कैसे करते हैं? हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास को उसकी डिस्टेंस, यानी कि किसी यूनिक पॉइंट, सपोज ये हमारी है एक्सिस, ठीक है, सपोज यहाँ से किसी भी मास की हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, सपोज, ठीक है, इसकी ये है, इस मास की ये है, इसकी ये है, तो ये इसकी डिस्टेंस आर होती है। तो MIRI, समीशन MIRI, यानी कि जो मास, पार्टिकल का जो मास है उसकी मल्टीप्लाई हम उसकी उस पॉइंट से डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन टोटल मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो समीशन MIRI अपॉन समीशन MI। अब देखो, हमारे पार्टिकल्स भी दो तरह से हो सकते हैं, या तो वो डिस्क्रीट हो सकते हैं या फिर वो कंटिन्यूस हो सकते हैं। यानी डिस्क्रीट क्या होते हैं कि जब अलग अलग पार्टिकल्स की डिस्टेंस अलग अलग होती है एक पॉइंट से, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से, तो उसे हम बोलते हैं क्या? डिस्क्रीट पार्टिकल्स। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा सेंटर ऑफ मास ये होता है। और जबकि दूसरी ऑब्जेक्ट होती है हमारी कंटिन्यूस, यानी कि हर एक पार्टिकल, हर एक मास की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी सेंटर ऑफ मास से सेम होगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में सेंटर ऑफ मास हो जाएगा टोटल मास 1 अपॉन टोटल मास इंटीग्रेशन RDM। ठीक है, RDM का क्या मतलब है? डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट जहां से हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई मास ऑफ दैट पार्टिकल। ठीक है, यहाँ पे हम स्मॉल मास लेते हैं। ठीक है, अब ये भी हमारा 3 एक्सिस के अलोंग हो सकता है, एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस के, जेड एक्सिस के। तो अगर एक्स एक्सिस के अलोंग हो तो ये एक्स डीएम हो जाएगा, वाई एक्सिस के अलोंग होगा तो वाई डीएम हो जाएगा, और जेड एक्सिस के अलोंग होगा तो जेड डीएम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट, यानी जब हमारी ऑब्जेक्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा सेंटर ऑफ मास क्या होता है? उसमें हम 3 एग्जांपल्स पढ़ते हैं। नंबर 1, यूनिफॉर्म स्ट्रेट रोड। हमारे पास सपोज कोई L लेंथ की स्ट्रेट रोड है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उस रोड को छोटे छोटे पार्ट्स, स्मॉल मास में डिवाइड करते हैं, छोटे एलिमेंट्स में। तो हम क्या करेंगे, उस छोटे एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करेंगे और उसका इंटीग्रेशन करके हम टोटल ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ मैं आपको कंप्लीट फॉर्मूला तो डिस्कस नहीं करूंगी, बट अगर आप चाहते हैं इसका कंप्लीट फॉर्मूला तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया बाय जूही चौधरी पर मिल जाएगा। ये मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो देखो, इस तरह से हम इसका स्मॉल एलिमेंट लिया। सपोज इस स्मॉल एलिमेंट की जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन O से x है, ये dx है, और टोटल लेंथ जो है हमारी रोड की वो L है। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, RCM इज इक्वल टू L/2 अलोंग x एक्सिस। y और z एक्सिस के अलोंग 0 होगा, क्योंकि हमारी रोड सिर्फ x एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, इसी तरह से हमारी यूनिफॉर्म सर्कुलर वायर होता है कोई, सपोज ये वायर है, इसकी रेडियस r है, तो हम क्या करेंगे, इस वायर के स्मॉल पार्ट का हम निकाल लेंगे सेंटर ऑफ मास उस स्मॉल पार्ट की वजह से, और क्या करेंगे, फिर हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे देखो, x एक्सिस के अलोंग हमारा वायर नहीं है, हमारा वायर सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस के अलोंग आ रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा RCM हो जाता है 0 to r अपॉन पाई, यानी x एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो 0 होगा, और y एक्सिस के अलोंग 2r अपॉन पाई हो जाता है। सेमी सर्कुलर प्लेट, सेमी सर्कुलर प्लेट क्या होती है? जब ये हमारा वायर एक प्लेट की फॉर्म में होता है तो उस कंडीशन में क्या होगी, इसमें विद हो जाती है ये।
ठीक है। तो सपोज इसकी रेडियस r है, हम इसमें से क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे, छोटी सर्कुलर प्लेट लेंगे, ठीक है, और जिसको हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे सेंटर ऑफ मास और उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, 0 एंड 4r/3 पाई आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक आता है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का मोशन क्या होता है, देखो जो सेंटर ऑफ मास होता है वो एक पर्टिकुलर पार्टिकल होता है, तो सेंटर ऑफ मास का जो मोशन होता है वो एवरेज मोशन ऑफ सिस्टम होता है, जहां पर हमारा सेंटर ऑफ मास एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है जो हमारा मूव करता है। ठीक है, तो मोशन होता है VCM = MI/VI/m के इक्वल होता है। ठीक है, मोशन जो होता है ना सेंटर ऑफ मास का, वो भी हमारा कांस्टेंट और नॉन कांस्टेंट हो सकता है। कैसे, अगर हमारा एक्सटर्नल फोर्स हम ऑब्जेक्ट पर कोई भी अप्लाई नहीं कर रहे, यानी एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो उस कंडीशन में जो हमारी ऑब्जेक्ट है उसका मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास या तो उसका कांस्टेंट रहने वाला है या फिर वो रेस्ट में ही रहने वाला है। ठीक है, अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तो उस कंडीशन में वो नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, सेंटर ऑफ मास क्या है, वो पॉइंट जहां हमारी ऑब्जेक्ट का टोटल मास कॉन्सेंट्रेटेड है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिस पॉइंट पर हमारी ऑब्जेक्ट का टोटल वेट कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जिससे हमारी ऑब्जेक्ट को एक स्टेबल स्टेट मिलती है, एक स्टेबल स्टेट यानी कि वो बैलेंस स्टेट मिलती है, तो उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। सपोज मेरे हाथ में ये मार्कर है, तो अब हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं अपने एक फिंगर पे, तो जहां ये बैलेंस होगी यानी इसको स्टेबिलिटी मिलेगी, वो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि यहाँ रखूंगी यहाँ हो जाएगी यहाँ से हो जाएगी, नहीं, जहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वहीं पे वो बैलेंस होती है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या डिफरेंस होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड पर डिपेंड करती है, जबकि सेंटर ऑफ मास हमारा मास डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड होता है। ठीक है, तो ये था हमारा सेंटर ऑफ मास। अब हम पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशन मोशन। जब हमारी कोई रिग्ड बॉडी रोटेट करती है तो उसकी काइनेमेटिक्स, उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम रिग्ड बॉडी की बात करेंगे। रिग्ड बॉडी क्या होती है, वो ऑब्जेक्ट जो कोई भी फोर्स अप्लाई करने पर ना तो डिफॉर्म होती है, यानी वो एक्चुअल में जैसी है ऐसी ही रहेगी, ना वो बेंड होगी ना ही वो वाइब्रेट होगी, एक तरह की वो सॉलिड बॉडी होती है, जैसे कि हमारा स्टोन हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह की जो ऑब्जेक्ट होती है उनको हम रिग्ड बॉडी बोलते हैं। ये सिर्फ एक आइडियल बॉडी होती है, एक्चुअल में ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होती है, हम सिर्फ इसको अपनी फिजिक्स की स्टडी के लिए इमेजिन करते हैं। ठीक है, तो अब रिग्ड बॉडी का रोटेशन क्या होता है, जब हमारी कोई ऑब्जेक्ट, सॉलिड ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर में मूव करती है किसी एक पॉइंट या फिर किसी एक्सिस के अलोंग, जैसे कि सपोज हमारी ये कोई ऑब्जेक्ट है और वो इस तरह से इस पॉइंट के अलोंग ऐसे मूव कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से जो ऑब्जेक्ट का मोशन होगा उस मोशन को हम रोटेशनल मोशन बोलते हैं। और यहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि जो ऑब्जेक्ट है उसके या तो एक्सिस है, अगर हम एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं, या फिर वो पॉइंट, उससे हमेशा डिस्टेंस कांस्टेंट रहने वाली है, वो चेंज नहीं होगी। चाहे ऑब्जेक्ट हमारी यहाँ पे है यहाँ पे है, तो ये डिस्टेंस तो हमारी सेम ही रहने वाली है हमेशा, यानी ये क्या बोली जाएगी, सर्कल की रेडियस बोली जाएगी। ठीक है, तो जो उसकी वेलोसिटी होती है, जिस वेलोसिटी के साथ हमारी ऑब्जेक्ट एंगुलरली मूव कर रही है, उसको हम बोलते हैं उसकी एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट जो रोटेशन करती है, रोटेशन मोशन, उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जिस तरह से हमारी लीनियर वेलोसिटी होती है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, किस रेट से डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, वो हमारी होती है लीनियर वेलोसिटी। सिमिलरली एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो अगर हमारी कोई ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ पर है, ठीक है, इनिशियली इस पॉइंट से, और ये ऐसे मूव करके अगर सपोज ये यहाँ पहुंच जाती है और ये डी थीटा डिस्प्लेस हो जाती है, कितनी, डी थीटा, तो उस कंडीशन में इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी वो होगी डी थीटा अपॉन डी टी। अब एंगुलर वेलोसिटी भी दो तरह से हो सकती है, या तो वो यूनिफॉर्म हो सकती है या नॉन यूनिफॉर्म। अगर नॉन यूनिफॉर्म हो रही है तो उसके अंदर एक्सीलरेशन होता है और उसको हम एंगुलर एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो एंगुलर एक्सीलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, किस रेट से एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है। उस कंडीशन में अल्फा जो होता है उसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, डी ओमेगा अपॉन डी टी होता है। अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो एंगुलर वेलोसिटी की जो यूनिट होती है ना,
वो होती है रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। और इसी तरह से हमारे एंगुलर एक्सीलरेशन की कितनी हो जाती है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आती है, देखो जिस तरह से हम अपनी लीनियर वेलोसिटी पढ़ते हैं और वहां पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं, सिमिलरली हमारे रोटेशनल मोशन में भी इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। ये बिल्कुल सेम हम लीनियर वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से इसको समझ सकते हैं लीनियर मोशन से, बस आपको वो कॉन्सेप्ट याद रखना है और उसको रोटेशन में अप्लाई करना है। तो हमारी 3 इक्वेशंस होती हैं, कौन कौन सी। नंबर फर्स्ट होती है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी, जहाँ ओमेगा है हमारी फाइनल रोटेशनल वेलोसिटी और ओमेगा नोट है इनिशियल रोटेशनल वेलोसिटी या फिर एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नोट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, यहाँ पे थीटा क्या होता है, हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थर्ड इक्वेशन ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। अगर तुम इनको लीनियर वेलोसिटी की इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ कंपेयर करते हो तो हम पूरी इक्वेशन एज इट इज आती है, सिर्फ ये हमारे टर्म्स चेंज है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो हमने लीनियर मोशन पढ़ा हुआ है ऑलरेडी हमारा, हम पढ़ रहे हैं रोटेशन मोशन। तो क्या लीनियर मोशन और रोटेशन मोशन के बीच में भी कोई रिलेशन होता है? देखो जब हमारी कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनली मूव करती है ना, रोटेशन मोशन करती है किसी भी सर्कल के अलोंग, किसी भी पॉइंट के पास, तो क्या होता है कि वो रोटेशन मोशन यानी कि इस पॉइंट के अलोंग तो ये अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, साथ ही साथ वो लीनियरली मूव भी करती है। जैसे कि ये हमारा जो उसके सरकमफ्रेंस पे जो मोशन है वो हमारा लीनियर मोशन होता है। तो यानी कि कोई भी रोटेट करती हुई ऑब्जेक्ट लीनियर और एंगुलर दोनों तरह से मोशन करती है। तो इसलिए हम देखते हैं कि लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन के बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। सपोज हमारी कोई ऑब्जेक्ट है, इनिशियली वो पॉइंट ए पर है, ठीक है, और उसकी पॉइंट से जो पॉइंट है सेंटर है, जिसको वो अपना क्या मानती है, सेंटर मानती है, उससे उसकी डिस्टेंस आ रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, हम रेडियस बोलेंगे। सपोज वो वहां से चलना स्टार्ट हुई है, आफ्टर सम टाइम वो हमारे सरकमफ्रेंस पे ds डिस्टेंस कवर करती है और d थीटा वो डिस्प्लेस हो जाती है। उसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो v है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। इसको ds डिस्प्लेस होने में dt टाइम लगा है। तो अब हम निकालते हैं वेलोसिटी लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन के बीच में रिलेशन, यानी v और ओमेगा के बीच में। तो देखो सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, सर्कल पढ़ रहे हैं तो देखो ये आर्क इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल होती है, जो ये आर्क होती है ये किसके इक्वल होती है, किसी भी सर्कल की जो आर्क होती है वो एंगल मल्टीप्लाई रेडियस के इक्वल होती है। यानी उस आर्क का कितना एंगल है मल्टीप्लाई कितनी उस सर्कल की रेडियस है। तो आर्क इज इक्वल्स टू एंगल मल्टीप्लाई रेडियस हो जाता है। यहाँ पे आर्क कितनी है, ds इज इक्वल्स टू डी थीटा मल्टीप्लाई आर। हम इसको dt से डिवाइड कर देते हैं। ds अपॉन dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जो किसके इक्वल है, लीनियर वेलोसिटी के। और d थीटा अपॉन dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो किसके इक्वल है, एंगुलर वेलोसिटी के। तो ये कितना हो गया, ओमेगा और ये आर, तो v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। यानी जो हमारी लीनियर वेलोसिटी होती है वो एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ दैट सर्कल के इक्वल होती है, ठीक है। अगर हम इसको टाइम के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, dv अपॉन dt इज इक्वल्स टू आर, आर रेडियस है फिक्स है तो वो डिफरेंशिएट नहीं होगी, इज इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन dt। तो dv अपॉन dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू a, यानी लीनियर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू r मल्टीप्लाई रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी यानी कि एंगुलर एक्सीलरेशन। तो a इज इक्वल्स टू r अल्फा हमारा आ जाता है। ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा स्टूडेंट्स। क्विक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी डायनेमिक्स ऑफ रोटेशन मोशन, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, आपका कमेंट मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया बाय जूही चौधरी।